नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र सेट 5 जो कि कक्षा 10th के विषय विज्ञान से संबंधित है, इनमें से टोटल 40 प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदा साबित होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। मेरे दोस्तों, प्रकाश किरणें कहाँ गमन करती हैं? एक सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। राइट आंसर होगा सभी परावर्तक पृष्ठों पर, यानी गोलीय दर्पण प्लस सभी परावर्तक पृष्ठों पर ये परावर्तन के नियम लागू होते हैं। दोस्तों, परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है कि किसी माध्यम से आती हुई प्रकाशीय किरणें, ये मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ है, किसी माध्यम, वायु एक माध्यम है, से आती हुई प्रकाशीय किरणें किसी पृष्ठ टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती हैं। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2 आधी होती है। याद रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब R बराबर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी बोला F निकालना है, 20 का आधा कर दीजिए, 10 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 20 बीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि बोल रहा है कि अवतल दर्पण की जो वक्रता केंद्र C पर है, किसी कोई भी वस्तु, ठीक है, उसका प्रतिबिंब बोल रहा है। मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा P हो गया, पोल हो गया, ध्रुव हो गया, ये हमारा F हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ये हमारा C हो गया। अगर वस्तु यहाँ पर C पर है, कहाँ पर है? C पर है, तो देखेंगे ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाती है, याद रखेंगे, और ये F से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? F से इस टाइप से करके गुजरेंगे। ठीक है। और एक जो होगा, एक F से होते हुए दर्पण से टकराएंगी और ये वापस इस टाइप से आएंगी। थोड़ा सा ऐसे करके बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बिल्कुल इसी के नीचे बन रहा है और समान साइज का बनता है, C पर ही बनता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा C पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब? अवतल दर्पण में याद रखेंगे 5 प्रतिबिंब ऐसे बनते हैं अलग अलग दूरी पर रखने पर वस्तु को, जो वास्तविक होते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रतिबिंब बनता है जो आभासी होता है, और जो वास्तविक होते हैं उल्टा होते हैं, और जो आभासी होता है वो सीधा होता है। इसमें आभासी और वास्तविक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, वाहनों के पश्च दृश्य, पश्च मतलब होता है पीछे, के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम लोग
किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण को उपयोग इसलिए किया जाता है दोस्तों कि इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा साइज का बनता है और सीधा बनता है। तो बड़ी से बड़ी वस्तुएं जो पीछे की ओर आती रहती हैं उसको हम लोग आसानी से दर्पण में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है सोलर कुकर में यानी सौर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। इसी में देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या है? माइनस है, माइनस दिया हुआ है। तो दर्पण या लेंस संभवतः क्या होगा? याद रखेंगे, दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? तो P बराबर होता है 1/F, 1/F यानी फोकस दूरी 1/ फोकस दूरी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, P बराबर 1/F। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखिए। देखिए यहाँ पर लेंस का कभी कभी पूछ देता है दर्पण का आवर्धन, यहाँ लेंस का पूछा है, यानी लेंस का आवर्धन मतलब m बराबर होता है V/U, V/U याद रखिएगा, है ना। जब लेंस बोलेगा तब तो V/U कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर दर्पण बोलेगा तो -V/U हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। सामान्य दृष्टि के व्यस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? अल्पतम दूरी मतलब निकट बिंदु, तो कहाँ होती है? 25 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए हमारा नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, क्योंकि हमारे नेत्र में एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। दैट इज हमारे नेत्र में वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक मिनट, 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। साथियों प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? देखिए जब दो उत्पाद या अभिकारक में दो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका आदान प्रदान होता है उसको हम लोग द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारे चैनल में नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 15 में है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। उपचयन में क्या होता है? याद रखेंगे, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न में बोल रहा है कि पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। देखिए पदार्थ X का विलयन यहाँ पर बोला है, विलयन मतलब उसमें जल की मात्रा दे देंगे तो विलयन का रूप धारण कर लेगा। लेकिन बोला इसमें X का नाम क्या है? उस पदार्थ X का नाम बताइए जिसका विलयन का उपयोग हम लोग सफेदी करने में करते हैं। तो उस पदार्थ X का नाम हो जाएगा चूना, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्योंकि इसी जब यदि हम लोग जल में मिला देंगे चूना को तो एक विलयन तैयार हो जाता है और वो हमारा क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका हम लोग सफेदी करने में करते हैं। लेकिन यह पदार्थ X का नाम केवल पूछा है कि जिसके विलयन का उपयोग करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। और यदि आपसे प्रश्न पूछे अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति, तब होगा अम्लीय। याद रखेंगे इस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19।
इसके चित्र पर देख लेंगे। बोलता है दिया गया चित्र क्या दर्शा रहा है। ऐसे तो लग रहा है कि हाथ धुलाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हाथ धुलाई नहीं है। ये जो दिया गया चित्र है ये इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा कि इस चित्र में सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी है। ठीक है ना, ये चेतावनी दिया गया है, चेतावनी का सिंबल है ये। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? बहुत सिंपल है, क्षारक जब जल में घुलता है तो OH माइनस कहाँ पर है, OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड ऋण आयन प्रदान करता है, और यदि अम्ल जल में घुल करके H प्लस करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पर क्वेश्चन देख लेंगे 21 नंबर। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट 22 प्रश्न है, क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो क्लोर क्षार प्रक्रम में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, क्षारक है जो इसका निर्माण होता है, याद रखेंगे। और इसी में क्लोरीन और यही क्षारक हो गया, क्लोरीन और क्षारक मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है। वो पदार्थ क्या है? जल में घुलनशील है और स्वाद में कड़वा होता है। स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकनापन लगता है तथा प्रकृति संक्षारक है, वो प्रकृति को नष्ट कर देती है। वो पदार्थ क्या है? वो पदार्थ होगा हमारा क्षारक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि यही कड़वा तो लगता है। अम्ल कैसा होता है? वो तो खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहीं पर देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? दोस्तों यदि पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, साइंस में लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, यदि पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो 5.6 से कम मतलब 5 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 5 के लगभग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है। ठीक है, गैस निकल रही है, पास जलती हुई तिल्ली ले जाए, तिल्ली मतलब माचिस की तिल्ली। तो गैस में जब हम लोग तिल्ली को जलाते हैं तो गैस कैसी ध्वनि के साथ उत्पन्न होती है? फट फट, फट फट ध्वनि के साथ जलती है। वह कौन सी गैस है? वह हमारा हाइड्रोजन गैस है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन भी होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाता है? ये हमारा धमनी कहलाता है। धमनी के माध्यम से हृदय से जो रुधिर होते हैं वो पूरे शरीर में जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनित रुधिर। तो ये हमारा धमनी के द्वारा जाता है, लेकिन पूरे शरीर से जो विऑक्सीजनित रुधिर होता है उसे वापस हृदय में लाने वाला शिराएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? अगर कट जाए कोई अंग तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। याद रखें, कौन करता है? प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल क्या करता है? ये खास करके इसमें पाया जाने वाला एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में ये ऑक्सीजन का वहन करता है और भोजन का भी वहन करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इसका काम समझ में आ गया। आरबीसी ऑक्सीजन का वहन करना, डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोगों को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना, यानी
संक्रमण से सुरक्षा करना, लसिका वसीय पदार्थ वसायुक्त पदार्थों का वहन करना, और प्लेटलेट्स जो होता है ये क्या काम करता है? प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर यहीं पर देखेंगे, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? वाष्प में जल की हानि कहलाएगा वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और जल की भी आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे पदार्थ होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त किए जाते हैं, और इससे जो नया उत्पाद बनता है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है, साथ में ऑक्सीजन बनता है और जल भी बनता है, लेकिन इसका मुख्य उत्पाद हमारा कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर प्रश्न नंबर देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, इसको भी देख लेंगे आप लोग, कि आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? तो ये श्लेष्मा के द्वारा होती है, याद रखेंगे, ठीक है, श्लेष्मा द्वारा अम्ल की रक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? एक चीज आप लोग याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, ठीक है, उसको सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्षुद्रांत की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो जो घास वगैरह का सेवन करते हैं उसकी, और जो मांसाहारी होते हैं ना उसकी क्षुद्रांत की लंबाई बिल्कुल क्या होती है? छोटी होती है, क्योंकि मांस एक प्रकार का सरल चीज है, वो तुरंत पच जाता है, याद रखेंगे, लेकिन घास वगैरह तुरंत नहीं पचता है। तो मनुष्य तो ये घास तो खाता नहीं है, कुत्ता भी नहीं खाता है, गाय इज राइट आंसर हो जाएगा, और शेर तो केवल मांस ही खाता है, इसकी सबसे छोटी होती है क्षुद्रांत लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? मेरे दोस्तों, अमीबा में द्विखंडन अर्थात द्विविभाजन का जनन होता है। ऑप्शन नंबर डी। 35 क्वेश्चन, पर्तन, कलम और रोपण किस प्रकार की जनन विधि है? ये हमारा कायिक प्रवर्धन जनन विधि है। ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। 36, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग का भाग है? परागकोश, अंडाशय, तंतु, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अंडाशय एक मादा जनन का अंग है। बाकी पुंकेसर तंतु ये हमारा नर जनन का अंग है, अर्थात नर पुष्प का भाग है, जिसमें पुंकेसर जो परागकोश है, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 में है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो लैंगिक संचरण रोग कौन है? इसमें गोनोरिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गोनोरिया, एड्स, ये सब होता है, ठीक है, तो गोनोरिया हो जाएगा। देखिए यहीं पर प्रश्न देख लेंगे 38, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुक्राणु हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39, तापीय विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा का किसमें रूपांतरण होता है? बहुत सिंपल है, तापीय मतलब टेम्परेचर, उसमें ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोबर गैस को अन्य किस नाम जानते हैं? तो गोबर गैस को जैव गैस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा टोटल 40 प्रश्न हो चुका है। यदि आप हमारे वीडियो में नए, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।